103 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11। यू विल फाइंड दिस इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुना। 103 पता ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन, पेज नंबर 29.5। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट बताना है, फिर अपना काम बन जाएगा। क्या बोलता है देख लो। ऑन 1 April 11 PQR एक्वायर्ड 30% फॉर 8,000 करोड़। जब आप 30% एक्वायर करोगे तो इसका मतलब आपके लिए, वो आपके लिए क्या बन जाती है, आपकी एसोसिएट बन जाती है। पता है क्या ये चीज आपको, बेसिक वाली। ठीक है, आगे। PQR लिमिटेड अकाउंट्स इज इन्वेस्टमेंट यूजिंग इक्विटी मेथड। जब एसोसिएट बनेगा तो आप इक्विटी मेथड यूज करते हो। ओके, एज पर इंडेक्स 28 एज अ 31 March 12 PQR लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड इट्स शेयर ऑफ द नेट एसेट चेंजेस ऑफ XYZ यूजिंग अकाउंटिंग यूजिंग इक्विटी अकाउंटिंग एज फॉलोज। ठीक है, तो आइडियली वो क्या होता है, जब आप इक्विटी मेथड फॉलो करते हो तो एसोसिएट ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें आप अपना हिस्सा रिकॉर्ड करते हो। तो ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये पीक्यूआर के शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो जब एसोसिएट ने कोई पीएनएल वाला प्रॉफिट कमाया तो आप भी उसको प्रॉफिट लॉस में बुक करते हो। जब एसोसिएट ने कोई ओसीए वाला प्रॉफिट कमाया तो आप भी ओसीए में बुक करते हो। ऐसा होता है। तो पीएनएल का प्रॉफिट, एक्सचेंज डिफरेंस, जो ओसीए वाला प्रॉफिट और ये वाला ओसीए वाला प्रॉफिट है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, आपको मैं थोड़ा इक्विटी मेथड सिखाता हूं। चलो आ जाओ। अगर आप भूल गए रह गए तो देखो, है इक्विटी मेथड की बात है, लेकिन इंडिया 103 में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों, समझेगा धीरे धीरे। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। ठीक है, तो बोलता है एज पर इंडेस 28 दैट इज इक्विटी मेथड। थोड़ा इक्विटी मेथड सिखा रहा हूं। ठीक है, रुपीस। सबसे पहले आप लिखते हो इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड 30%, 8,000। उसमें आप ऐड करते हो शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऑलरेडी ओन शेयर है। ठीक है, तो इसका आप 30% मत करना। आप 700 का 30% मत करना। ये ऑलरेडी कौन सा शेयर है, ओन शेयर है। दैट इज ऑलरेडी 30% है ये। तो आप 700 ऐड करोगे। जब एसोसिएट ने पीएनएल में कमाया होता है तो हम सीएफएस के अंदर भी ऐसे दिखाते हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है टू कंसो प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर क्या। फिर बोलते हैं ऐड शेयर इन एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, तो ये ओसीआई वाला है, तो इसमें मैं 100 रुपीज ऐड करता हूं। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट टू कंसो ओसीआई करता हूं। वाई कंसो ओसीआई, क्योंकि जब एसोसिएट ने इसको ओसीआई में बुक किया तो मैं भी ओसीआई में बुक करता हूं। लेकिन एक्सचेंज डिफरेंस वाला जो होता है ये ओसीआई आर का होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ऐड शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो ये ओसीआई का होता है, लेकिन ये ओसीआई एनआर का होता है, ध्यान रखना 50। तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 8850। क्या तुमको समझा क्या, ये तो ओफू है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पज से लिखा है अभी तक। ठीक है, अभी तक सोल्यूशन कुछ मैंने चालू भी नहीं किया, सोल्यूशन सिर्फ समझा रहा हूं आपको मैं, 28 रिवाइज करवा रहा हूं, ऐसा समझ लो आप। क्लियर है क्या, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर देयरफॉर 8850 करोड़। ठीक है, वो बोलता भी है देखो आपने इतना मेहनत किया, उन्होंने वो दिया हुआ ऑलरेडी, तो वो तो ओफू था सर, क्यों निकाला, ये ऐसे निकाल दिया। अब बोलता हूं 1 April 12 PQR लिमिटेड एक्वायर्ड द रिमेनिंग 70%। हमारे पास पहले 30% था, हमने 70% और एक्वायर कर लिया, तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। जिस दिन कंट्रोल आता है उस दिन हम सब्सिडरी के आय ने रिकॉर्ड करते हैं। अभी स्टेक हमारा 100% तो एनसीआर है नहीं इसके अंदर, बाकी हम पीसी पे करते हैं, है ना, वो सब करते हैं। कितने में एक्वायर किया हमने, 25,000 करोड़ में एक्वायर किया। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ 30% ओन्ड, उसको बोलते हैं प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। पता है क्या, एज पर 103 में इसको बोलते थे प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। इट इज 9,000 और आईएनए का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 30,000। इस बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग कैसे करेंगे मैं समझाता हूं आपको, ये इसकी वजह से 103 में आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। चलो करके दिखाता हूं। कंट्रोल आ गया ना आपके पास, तो अब क्या अकाउंटिंग करेंगे देख लो। आपको पता है अपन गुडविल जीबी पे निकालते थे, ऑन एक्वायरिंग कंट्रोल, यस। तो अपन गुडविल जीबी भी कैसे निकालते थे देख लो। हम बोलते थे पीसी, पीसी आपने अभी सिर्फ 70% के लिए पे किया, ठीक है।
कितना पे किया 70% के लिए? 25,000 प्लस एनसीआई तो है नहीं, क्योंकि आप ही के पास क्या है? प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। कितना है? 30% एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। कितना है वो? 9,000। आपके बुक्स में 8850 पे दिख रहा था, लेकिन आप 9,000 पे लिखते हो। ठीक है, माइनस करते हो INA, तो क्या मिलता है आपको? 30,000 माइनस करोगे तो मिलेगा गुडविल। काफी लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया, सर आपको गुडविल आया 4,000 का। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब बस आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको इस इन्वेस्टमेंट के, इस टेक ओवर की एंट्री मारनी होती है। अब टेक ओवर की एंट्री मारने के थोड़े मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं। आपके बुक्स में इन्वेस्टमेंट था 8850 पे, लेकिन आप कंसिडर करो 9,000 पे, तो CFS के अंदर इसका गेन बुक करना होता है। पहले आप इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू करोगे और गेन बुक करोगे। देख लो कैसे करते हो। तो सबसे पहले मैं थोड़ी एंट्री बाइफिकेट कर रहा हूं, ICA ने कंबाइन मारी है, देख लो कैसे करूंगा। पहले मैं अपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करूंगा, उसको 9,000 पे लेकर आऊंगा। आपको याद रहेगा तो 103 में बोलता है जो गेन है वो प्रॉफिट लॉस में बुक होना चाहिए। तो जो 30% है, आपकी वैल्यू थी 8850, लेकिन आप कंसिडर करो 9,000 पे, तो आप 150 से वैल्यू को बढ़ा रहे हो ना। फिर आप बोलते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस 150। फिर आप एक एंट्री मारते हो टेक ओवर की, आप बोलते हो INA अकाउंट डेबिट 100% जो अपना INA टेक ओवर किए वो 30,000 बराबर। फिर आप बोलते हो टू पीसी, पीसी 70% के लिए पे किया है, अब एनसीआई है नहीं, 0% है। टू आप बोलते थे प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वो CFS में एलिमिनेट हो जाता है ना, वो 9,000 पे एलिमिनेट हो रहा है, बट वो था 8850 पे ना, तो पहले हम उसको 9,000 पे लेकर आए, फिर 9,000 पे एलिमिनेट करेंगे। तो पीसी कितना पे किया? 25,000 और 9,000, इधर कुछ नहीं है। बैलेंसिंग फिगर अपना गुडविल आता है 4,000। तुमको समझ आया क्या मैंने क्या बोला? ये हमको इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करना होता है CFS में, उसको फेयर वैल्यू पे एलिमिनेट करने के लिए पहले फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा ना। तो मैं पहले 150 से बढ़ाकर, 8850 से बढ़ाकर उसको 9,000 पे लेकर आया, फिर मैं उसको एलिमिनेट करता हूं। तुम समझे क्या? ये दूसरी एंट्री। चलो सर ये भी समझ गए, अरे यस और नो? ठीक है, तो पहले इन्वेस्टमेंट को किया रीवैल्यू, फिर उसको किया एलिमिनेट। अब एक और चीज, अब जो बताने जा रहा हूं आपको, मैंने पहले कभी सिखाया नहीं है, सुनना। जैसे ही आपका वो एसोसिएट से सब्सिडरी बन गया, तो एसोसिएट के जितने भी OCI वाले प्रॉफिट थे वो करने पड़ेंगे रिक्लासीफाई वापस से। एसोसिएट के जितने भी OCI वाले प्रॉफिट थे वो आप करोगे रिक्लासीफाई। अगर एसोसिएट का कोई OCI R वाला प्रॉफिट था तो आप उसको करोगे रिक्लासीफाई इन प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर एसोसिएट का कोई भी OCI NR वाला प्रॉफिट था तो आप उसको PNL में रिक्लासीफाई नहीं करोगे, आप उसको सीधा रिटेन अर्निंग्स में करोगे रिक्लासीफाई। बराबर, ध्यान रखना। तो एक आएगी तीसरी और एंट्री, तीसरी और चौथी एंट्री, जो एक्सचेंज डिफरेंस का रिजर्व है ना। कितना था? ये OCI R वाला है ना, 100 रुपीज। तो इसको आप रिक्लासीफाई करोगे इन प्रॉफिट एंड लॉस 100। तो मैं एक रूल लिख दूं क्या इधर ऊपर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए? रिक्लासिफिकेशन रूल, OCI R का जो बैलेंस है वो होता है रिक्लासीफाई टू PNL, और OCI NR का जो बैलेंस है वो होता है रिक्लासीफाई डायरेक्टली इन रिटेन्ड अर्निंग्स। क्योंकि NR है मतलब इट इज नॉन रिक्लासीफाइबल, तो जितना भी रिजर्व में बैलेंस पड़ा है वो सीधा RE में जाएगा। अच्छा, चौथा ये प्रॉफिट था ना, तो इसलिए मैंने ऐसी एंट्री मारी, प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना इन PNL। उसके बाद था रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये NR वाला था ना, तो इसको आप ट्रांसफर करोगे RE के अंदर, 50 और 50। ये जो चीज है ये मैंने आपको अभी सिखाई है, ध्यान रखना। ठीक है सर, क्या ये क्वेश्चन LDR है? मैं तो कहता हूं LDR मार्क कर दो, टेंशन ही नहीं। ठीक है, मैं तो कहता हूं मार्क कर देना चाहिए LDR। अरे यस और नो? यस, परफेक्ट। चलो आगे बढ़े क्या? यस। ठीक है, और रिक्लासीफाई क्यों किया? वाई रिक्लासीफाई, वाई बता दो वाई। एसोसिएट से क्या बना? सब्सिडरी।
देयरफॉर एसोसिएट का सारा प्रॉफिट, एसोसिएट का जब भी क्लासिफिकेशन चेंज होता है, एसोसिएट से सब्सिडरी बनता है, सब्सिडी डिस्पोज कर देते हो, एसोसिएट डिस्पोज कर देते हो, तो आपको करना पड़ता है रिक्लासिफाई। ठीक है, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सिंपल है, क्योंकि प्रॉफिट था इसलिए हमने ऐसी एंट्री मारी। चलो वेरी गुड। अब आईसीआई ने क्या किया सुनो, आईसीआई ने इसके अंदर ना एक कंबाइन एंट्री पास किया हुआ है ना, आईसीआई ने सबको कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो आईसीआई ने क्या किया हुआ है, कंबाइन एंट्री। आपको कंबाइन जनता है, कंबाइन करो, जैसे जनता है वैसा करो, ठीक है, कैसे भी चलेगा। बट मैंने बोलूं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थोड़ा ये अलग अलग एंट्री मारना मुझे बेटर समझता है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी आपको समझ जाएगा। चलो ये इंडेस 110 पे आ जाएंगे। चलो दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 71। अब इलस्ट्रेशन नंबर 71, ये इसको एलडीआर मार्क कर देना। ठीक है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना प्लीज इसको ध्यान से। ठीक है, छोड़ के मत जाना इसको। आ जाओ। बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स करंट फाइनेंशियल ईयर AB होल्ड्स 90% इक्विटी इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट होल्ड करता है? 90% इन BC लिमिटेड। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर AB सेल्स 70%। कितना बेचा हमने? 70% इंटरेस्ट बेच दिया। जब आप 90% में से 70% बेच देते हो, जब आप 90% में से 70% बेच देते हो, तो उसको बोलते हैं डिस्पोजल विद लॉस ऑफ कंट्रोल। ये 110 है ना, पेज नंबर 30.63 है ना, इसको अपन कहते हैं डिस्पोजल विथ लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलो आगे। फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 56 करोड़, कॉन्सिक्वेंटली लूजेस कंट्रोल। ठीक है, एट द रेट ऑफ डिस्पोजल द फेयर वैल्यू ऑफ 20% रिटेन्ड, जो इन्वेस्टमेंट आपने रिटेन किया उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, 16 दिया हुआ है। नेट असेट्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। और अगर आपके पास 90% था तो एनसीआई कितना था? 10%। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे बोला हुआ है दीज नेट असेट्स इंक्लूड डेट इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाइड एज एफवीटी ओसीआई। जब डेट इन्वेस्टमेंट है तो वो एफवीटी ओसीआई आर है कि आर, ये नहीं बताया। डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा आर में ही होता है। ठीक है, 12 CR। और उसका रिजर्व का वैल्यू कितना है? 6 CR। अब सर ये रिजर्व रिजर्व क्यों दिया हुआ है? एकदम सिंपल सी बात बोलता, ध्यान से सुनना। पता है 103 में आपको कंसेप्ट बताया था, जहां वो एसोसिएट से सब्सिडरी बन गया था, तो जितना भी ओसीआई का अमाउंट था अपन ने सब का सब किया था रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो आर था तो, अगर वो एनआर था तो अपन रिक्लासिफाई करेंगे डायरेक्टली विद इन रिटेन अर्निंग्स। सेम लॉजिक इधर, जब आपका सब्सिडी डिस्पोज हो रहा है तो ये सारे ओसीआई वाले रिजर्व के जितने भी बैलेंस है वो सब आपको करना पड़ेगा रिक्लासिफाई। चलो इसकी मैं बातें बाद में करूंगा, पहले मैं वो डिस्पोजल की एक सिंगल एंट्री पास कर लेता हूं। ठीक है, आ जाओ। वो डिस्पोजल की एंट्री पास करता है ना, मैं कंबाइन एंट्री नहीं मारूंगा, मैं अलग अलग एंट्री मार के दिखाऊंगा, फिर अपन देखते हैं कैसे करना है। चलो आ जाओ। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन था ना, 103 का कौन सा क्वेश्चन अभी आपको मैंने होमवर्क दिया? इसका भी कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने बोला क्वेश्चन बैंक रीड करो ना, 103 का। ठीक है, फिर अपना आता है इंडेस 110। इसका इलस्ट्रेशन 71। एलडीआर है, ध्यान से देखना। कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट टाइम करो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो है डिस्पोजल विथ लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, डिस्पोजल विथ लॉस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहला है बैंक अकाउंट। कितना? 70% के लिए कितना पैसा रिसीव किया था अपन ने? 56 करोड़। ठीक है, तो अपन डिस्पोजल की एंट्री पता ना क्या मारते? चलो डिस्पोजल के पहले एंट्री मारना सिखाता हूं। पैसा रिसीव करेंगे, फिर क्या क्या बाहर करेंगे? आईएनए बाहर करेंगे, उसके अलावा एनसीआई बाहर करेंगे 10%, आईएनए बाहर करेंगे पूरे 100%। जो इन्वेस्टमेंट बचा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड एट फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करोगे 20%।
अपने पास गुडविल वगैरह मिसिंग है, ठीक है, नॉट गिवन, तो मैं मानता हूं नील है, होगा ही नहीं, ठीक है। एनसीआई भी वैसे नहीं दिया हुआ, लेकिन एनसीआई 10% है, पीएसएनए मान लो, तो आपका आईएनए वो 60, तो एनसीआई कितना होगा 60 का 10%, दैट इज 6 करोड़। करोड़ में सब जो भी है, जितने में भी है, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। इन्वेस्टमेंट रिटर्न का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट रिटर्न का वैल्यू, 16 दिया हुआ है। बस जो भी डिफरेंस आएगा आपका आता है गेन ऑन डिस्पोजल, मेरे हिसाब से 2, गेन ऑन डिस्पोजल वो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट इज 18, है ना, 62 बराबर 78 और माइनस 60 18। क्लियर है वाला पार्ट क्या? सर ये तो सिंपल है, तो हमको भी आता है, ठीक है। मेन इसमें ये वाले पार्ट है, वो बोलता है दीज नेट असेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग, बोलता है डेट इंस्ट्रूमेंट था, है ना, ओसीआई आर वाला, वो डेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके रिजर्व का वैल्यू कितना था उससे फर्क पड़ता है। उसके रिजर्व का वैल्यू था 6 करोड़ रुपया, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब मैं ये पूरा 6 करोड़ रिक्लासिफाई नहीं करूंगा, इसमें मेरा हिस्सा कितना था, सिर्फ और सिर्फ 90%, तो आई विल रिक्लासिफाई ओनली 90%। है सर, आपने वो 103 वाले में तो ऐसा नहीं किया था। देखो, आप बोलोगे सर 103 वाले में तो आपने क्लासिफाई वैसा नहीं किया था, एक बात ध्यान से सुनना मेरी, ये रहा 103 वाला क्वेश्चन। 103 वाले में ये जो अपना रिजर्व का अमाउंट था ना, उसे आर वाला, ये ऑलरेडी 30% था, दिस वाज ऑलरेडी 30%, तो अपन ने वापस से 30% में नहीं किया उसको रिक्लासिफाई। तुम समझ रहे हो क्या, ये ऑलरेडी 30% था। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो रिजर्व का अमाउंट है वो पूरा 100% है, हम पूरा 100% नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने स्टेक जितना करेंगे। तुम समझ रहे हो क्या, ध्यान रखना। ये इसमें नया वाला पार्ट था, चलो मैं लिखा दूंगा, चिंता मत करो। अब कैसे करेंगे देख लो, ये पहली एंट्री थी, अब मैं दूसरी एंट्री मार रहा हूं, जो मैं डेट वाला रिजर्व को करूंगा। तो एफ वी टी ओ सी आई आर वाला था ना, ये जो रिजर्व है, अकाउंट कितना, 6 करोड़ मत लेना, 5.4 CR, क्योंकि ये आर वाला था, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 5.4 CR। कैसे, 6 CR का 90%, ध्यान रखना, ठीक है। ये 90% वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, पहला चीज। सेकंड, फिर आता है नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी ऑफ 6 करोड़। वो बेनिफिट लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका नेट रीमेजरमेंट लॉस था 3 करोड़ का। अच्छा, अब ये इंडेस 19 के हिसाब से ये रीमेजरमेंट गेन लॉस जाता है ओसीआई एनआर के अंदर, आपको नहीं आता तो जाके खुल के देख लेना, ठीक है। और ये लॉस है, लॉस, जब आपको लॉस को रिक्लासिफाई करना है, तो अब एक तो एनआर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इट विल बी रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जब लॉस को करोगे रिक्लासिफाई, तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट नहीं डेबिट करना। जब गेन को करते हैं रिक्लासिफाई, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करते हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट करते हैं। जब सॉरी जब गेन को करते रिक्लासिफाई, जब गेन को करते रिक्लासिफाई, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस या रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट करते हैं। यहां लॉस को कर रहे हो रिक्लासिफाई, तो डेबिट करना पड़ेगा, और एनआर है तो ध्यान रखना। तो तीसरा वाला पार्ट आ जाओ, थर्ड। अब सिंपल हो जाएगा आपके लिए, इट विल बी रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज डायरेक्टली अदर इक्विटी के अंदर, टू जो भी नेट रीमेजरमेंट रिजर्व। कोई अमाउंट बताएगा इसका अमाउंट क्या रहेगा, पूरा 3 CR मत लेना, इंटू सिर्फ 90% लेना, 2.7 CR, 2.7 CR। लॉस था ना ये, मैं लिख देता हूँ, लॉस, देयरफॉर डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये एनआर वाला होता है ना, लिख देना, ये एनआर वाला था, ध्यान रखना। चलो वेरी गुड, अब सिंपल हो जाना चाहिए आपके लिए। फिर है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जब इक्विटी विच फॉर विच इररिवोकेबल ऑप्शन, भाई याद है आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इंड एस 109 के अंदर इररिवोकेबल ऑप्शन का मतलब होता है एफवीटी ओसीआई एनआर। उसके रिजर्व का बैलेंस कितना था जब सिर्फ रिजर्व बोला तो गेन होगा, वो 4 करोड़ था, ठीक है। तो आपकी चौथी एंट्री क्या रहेगी, आप बोलोगे एफवीटी ओसीआई रिजर्व, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का ये एनआर वाला होता है ना, है ना, टू रिटेन्ड अर्निंग्स
4 CR into 90%, that is 3.6 CR, 3.6 CR. ठीक है, आखिरी ये वाला फॉरेन ऑपरेशन वाला पार्ट है 20 CR। फॉरेन ऑपरेशन का ट्रांसलेशन रिजर्व है 8 CR का, ये आर वाला होता है। तो रिजर्व है तो गेन है, तो FCTR का जो रिजर्व है टू प्रॉफिट एंड लॉस 8 CR का 90%, 7.27, क्योंकि ये आर वाला होता है, ध्यान रखना। अब इन एग्जाम आईसीआई ने पता है कैसे किया है, आईसीआई ने इसकी कंबाइंड एंट्री मार रखी है। आपको आईसीआई का सोल्यूशन दिखाऊंगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, मैंने इतना सिंप्लीफाई करके दिया आपको आईसीआई का सोल्यूशन। देखो देखो, पहले तो उसने पहले पूरा बहुत ज्ञान दिया है, ठीक है, इतना सारा ज्ञान दिया है, इतना सारा ज्ञान दिया है, हर एक चीज़ का ज्ञान दिया है। फिर इन्होंने एंट्री मार दी है, और एंट्री भी एकदम अजब गजब तरीके से मारी है, कंबाइन करके सारी एंट्री मारी है। तो सर हम क्या करें, आप अलग अलग मारो चलेगा, पहली चीज। सेकेंड चीज, इन एग्जाम गिव ऑल जर्नल एंट्रीज प्लस, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस भी कर देना, ऑल ट्रांजैक्शंस अबव। हर ट्रांजैक्शन का एक लाइन का तो थियरी दे देना। अब देखो क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा उस पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर 4 या 5 मार्क का है तो डायरेक्टली एंट्री, लेकिन अगर क्वेश्चन 7-8 मार्क का है तो फिर एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बनता है बॉस। ठीक है, अरे यस और नो, परफेक्ट, वेरी गुड।